Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. Today we are going to talk about Deserted Village, a poem written by Oliver Goldsmith. और इस पोएम को समझने के लिए जो है थोड़ा सा कुछ चीज़ों के बैकग्राउंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि 18वीं सदी के आखिरी हिस्से में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में एनक्लोजर का प्रोसेस बहुत तेज हो गया था। एनक्लोजर के जरिए एक जमींदार अपनी जमीन के वो हिस्से जो कि जेरे काश नहीं होते थे और वहां पर आम लोग आकर बस जाया करते थे और उस जमीन से फायदा उठाया करते थे, तो वो जमींदार उन हिस्सों के गिर्द बाड़ लगाकर वहां के रहने वाले लोगों को वहां से निकाल दिया करता था। इस एनक्लोजर के प्रोसेस के नतीजे में छोटे छोटे गाँव जहाँ लोग झोंपड़ियों में रहते थे और सादा जिंदगी गुजारते थे, वो बेघर हो जाते थे। और एनक्लोजर का मकसद जमींदार के नजदीक महज और महज अपनी जमीन को मजीद ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करना होता था जिससे उसकी दौलत में मजीद इजाफा हो और जमीन की कीमत और ज्यादा बढ़े। अगरचे इससे चंद फ्यूडल लॉर्ड्स की दौलत में तो बेतहाशा इजाफा हो रहा था, लेकिन इन इलाकों की डीपॉपुलेशन की वजह से कॉमन लोगों की जिंदगी मजीद मुश्किल होती जा रही थी और इन इलाकों की खूबसूरती भी जो थी वो अब मान पड़ती जा रही थी। इस नज़म में ओलिवर गोल्डस्मिथ इसी बात का इजहार करता है कि कैसे इन खुद गर्जाना पॉलिसीज के बायस खूबसूरत गांव खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले इन जमीनों से बहुत से लोग फायदा उठाते थे, लेकिन एनक्लोजर की पॉलिसी के नतीजे में फर्द वाहिद का घराना ही सारी नेमतों का मालिक बन बैठता था और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो महरूमी और गम से दो चार हो जाते थे। लेकिन वाकया यह है कि एनक्लोजर की पॉलिसी के नतीजे में इंग्लैंड में गांव देहातों में जो डीपॉपुलेशन हो रही थी वो उस दर्जे की नहीं थी जो कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड में थी, जहां के जमींदारों ने रिवायती खेतीबाड़ी के बजाय शीप फार्मिंग का काम शुरू कर दिया था और इसके नतीजे में वो बहुत कम वसाइल के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर दौलत कमा सकते थे, क्योंकि शीप फार्मिंग में वो अपनी जमीनों को चरागाह में तब्दील कर देते थे और रिवायती खेतीबाड़ी जिससे कि हजारों किसानों को रोजगार मिलता था और काफी बस्तियां वहां पर बसी रहती थी, वो खत्म हो जाती थी। और इस नज़म में ओलिवर गोल्डस्मिथ लोगों को एहसास दिला रहा है कि जब खुद गर्जी और लालच के बायस मुआशरे की दौलत चंद हाथों में महदूद हो जाती है तो गुर्बत और बेरोजगारी और जराइम के बायस ऐसा मुआशरा जहन्नुम का रूप इख्तियार कर लेता है। तो आइए जरा इस पोएम को पढ़ते हैं और देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से ओलिवर गोल्डस्मिथ ने अपने नुक्ते निगाह को इस पोएम में पेश किया है। Sweet Auburn, loveliest village of the plain, where health and plenty cheered the laboring swain. Loveliest village of the plain से मुराद यही है कि वो गांव जो है एक थोड़ा सा मैदानी इलाके में वाक़ है, अगरचे उसके नज़दीक जो है एक पहाड़ी भी है जहाँ पर एक चर्च भी है, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर इलाका मैदानी इसलिए वो उसको loveliest village of the plain कह रहा है अपने गाँव को, जिसका नाम जो है यहाँ पर ऑबर्न शो कर रहा है। Where health and plenty cheered the laboring swain. Cheer means खुश करना, खुशी देना, तो यहाँ पर जो है health और plenty means खुदा की नेमतों की फरावानी, कसरत, बहुतात, उससे जो है लेबरिंग स्वेन, मेहनती नौजवान जो है यहाँ के, वो जो है हमेशा खुश रहते हैं। Where smiling springs its earliest visit paid, जहाँ पर मुस्कुराती बहारें बहुत जल्द आ जाया करती थी। एंड पार्टिंग समर्स लिंगरिंग ब्लूम्स डिलेड। लिंगरिंग का मतलब होता है किसी चीज का बहुत देर तक ठहरे रहना, तो लिंगरिंग ब्लूम्स मीन्स फूल वगैरह, तो देर तक खिले रहने वाले फूल। पार्टिंग मीन्स जाता हुआ, जुदा होता हुआ समर, तो पार्टिंग समर, जुदा होते हुए समर के जो फूल जो होते थे वो भी बहुत देर तक ठहरे रहते थे। अब यहाँ पर आप देखें कि लिंगरिंग ब्लूम्स डिलेड, अब डिले भी किसी चीज का जो है देर तक ठहरे रहना और लिंगर का मतलब भी किसी चीज का देर तक ठहरे रहना। तो इस अंदाज से सर ओलिवर गोल्डस्मिथ जो है वो अपनी बात को जो है और ज्यादा खूबसूरत बना रहे हैं और ज्यादा उसके अंदर जो है एक एम्फेसिस पैदा कर रहे हैं। लिंगरिंग ब्लूम्स डिलेड, देर तक खिले रहने वाले फूल देर तक रहते थे, तो कितना खूबसूरत जो है यानी कि ये एक सुनने में लगता है। ये जो इस तरीके से बात करने का अंदाज है जिसमें आप दो हम माना लफ्जों को एक ही जगह पर जो है इकट्ठा कर देते हैं, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है इंग्लिश में जिसको कि टॉटोलॉजी का नाम दिया जाता है। TAUTOLOGY, टॉटोलॉजी, यानी कि अपनी बात में शिद्दत पैदा करने के लिए ऐसे हम माना अल्फाज जो हैं एक ही जगह पर इस्तेमाल करना जिनकी मीनिंग जो है एक दूसरे को और ज्यादा सपोर्ट करे। तो आगे कहते हैं कि डियर लवली बावर्स ऑफ इनोसेंस एंड ईज, सीट्स ऑफ माय यूथ वेयर एवरी स्पोर्ट्स कुड प्लीज। बावर का मतलब ऐसी जगह जहां पर दरख्तों के झुंड हों और बहुत ज्यादा साया हो दरख्तों का, क्योंकि उस इलाके में ऐसे स्पॉट्स थे जहां पर बहुत से दरख्त हुआ करते थे और वहां पर जो है नौजवान बैठा करते थे और खेला करते थे। व्हेन एवरी स्पोर्ट कुड प्लीज, यानी कि जब हर चीज मुझे अच्छी लगती थी। हाउ ऑफ्टन हैव आई लुइटर्ड ओवर दाई ग्रीन,
where humble happiness endeared each scene. लोइटर का मतलब होता है आवारागर्दी करना, घूमना फिरना, सिर्फ सैरो तफरी के लिए जो है किसी इलाके में इधर उधर जो है घूमना फिरना। तो यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि कितनी दफा जो है मैंने तुम्हारे सरसब्ज मैदानों में जो है आवारागर्दी की है, घूमा फिरा हूँ और हर मंजर जो है उसने मेरे दिल को लुभाया है। Where humble happiness endeared each scene, जहाँ पर छोटी छोटी खुशियां जो थी हर मंजर को खूबसूरत बना दिया करती थी। एंडियर का मतलब होता है प्यारा बना देना, खूबसूरत बना देना। हम्बल हैप्पीनेस से मुराद ये है कि ज्यादातर यहाँ पर जो है गरीब लोग रहते थे, तो उनकी छोटी छोटी खुशियां होती थी और ये छोटी छोटी खुशियां और मुस्कुराहटें जो थी हर मंजर को और भी ज्यादा जो थी दिल लुभा देने वाला बना दिया करती थी। How often have I paused on every charm, the sheltered cot, the cultivated farm, the never failing brook, the busy mill, the decent church that topped the neighboring. अगेन इन चारों लाइनों में जो है ओलिवर गोल्डस्मिथ उन मनाजिर को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो कि उनको जो है मेस्मराइज कर दिया करते थे, उनके दिल पर बहुत गहरा असर डाला करते थे। How often have I paused on every charm, कितनी ही दफा जो है मैं हर चाम पर जो है रुक जाया करता था। पॉज का मतलब होता है रुक जाना। The sheltered cot, the cultivated farm, cot जो है वो शॉर्ट फॉर्म है कॉटेज की। sheltered माना उसके ऊपर घास वगैरह है तो इस वजह से वो उसको शेल्टर कह रहा है। जैसा कि हमारे यहाँ पर भी जो है कॉटेजेस बनाई जाती हैं, खज्जियों के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर डाल दिए जाते हैं। द कल्टिवेटेड फार्म, कल्टिवेट का मतलब काश्तकारी किया हुआ जो है कोई खेत। द नेवर फेलिंग ब्रूक, नेवर फेलिंग ना रुकने वाला, और ब्रूक कहते हैं झरना या चश्मा वगैरह। तो यहाँ पर जो है नेवर फेलिंग ब्रूक कोई झरना जो कि पहाड़ी से गिर रहा है उसका पानी और जो है वो रुक नहीं रहा है, और ये भी एक खूबसूरत मंजर होता है। अमूमन हमारे शुमाली इलाका जात में इस किस्म का मंजर जो है वो देखने को मिलता है। द डिसेंट चर्च दैट टॉप्ड द नेबरिंग, और वो बहुत ही प्यारा सा चर्च जो कि साथ वाली पहाड़ी के ऊपर जो था वो वाक़ हुआ करता था। द हाथन बुश विद सीड्स बीनीथ द शेड फॉर टॉकिंग एज एंड विस्परिंग लवर्स मेट। हाथन जो है एक ऐसी पौधा होता है वहां पर जो कि अक्सर पैदा होता है, और इसकी जो झाड़ियां वगैरह हैं वो उनको खास शेप दे दी जाती है ताकि उसके नीचे फिर लोग बैठते हैं उसके साय के नीचे। How often have I blessed the coming day when toil remitting lent its turn to play। यहाँ पर इन लाइन में कहता है कि कितना तो मैं उस दिन का इंतजार किया करता था जब काम रुक जाया करता था और लोगों को जो है हंसने खेलने का मौका मिलता था। Blessed means here तमन्ना करना, दुआ करना। How often have I blessed कि कितनी दफा ही मैंने दुआएं की हैं। Toil remitting means काम का रुक जाना। Lent its turn to play and all the village train from labor free led up their sports beneath the spreading tree। all the village train से मुराद के तमाम गांव के रहने वाले लोग कतार दर कतार जो हैं आते थे कहाँ पर, उस ग्राउंड के अंदर जहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म के मेले लगते थे, मुख्तलिफ किस्म के खेल तमाशे होते थे। And all the village train from labor free led up their sports। led up means शुरू करना। यहाँ पर led up means they used to begin their sports। वो अपने खेल शुरू किया करते थे। beneath the spreading tree will many a pastime circled in the shade, the young contending as the old surveyed। will many a pastime means तफरीह और खेल तमाशे। तो यहाँ पर जो है वो बता रहा है कि कितने ही जो है तफरीह वाली चीजें जो थी यहाँ पर हुआ करती थी। सर्कल्ड इन द शेड, द यंग कंटेंडिंग एज द ओल्ड सर्वेड। नौजवान जो थे वो आपस में मुकाबले किया करते थे, जोर आजमाई का मुकाबला, कुश्ती करना, या जैसे हमारे यहाँ पर जो है मल लड़ी जाती है या जो है कोई दूसरे खेल तमाशे होते हैं। द यंग कंटेंडिंग एज द ओल्ड सर्वेड, बड़ी उम्र के लोग उनको देखा करते थे इन मुकाबलों को। एंड मैनी अ गैम्बल फ्रॉलिक्ड ओवर द ग्राउंड and sleets of art and feats of strength went round and many a gambol का मतलब भी हंसी, उछलना कूदना, और frolic का मतलब भी जो है उछलना कूदना और जो है खुशियों का इजहार करना है। तो यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि and many a gambol frolicked over the, ये फिर वही जो है फिगर ऑफ स्पीच जो है यहाँ पर यूज की ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। गैम्बोल फ्रॉलिक्ड जिसे आप टॉटोलॉजी कह सकते हैं। and many a gambol frolicked over the ground and sleets of art and feats of strength went round। feats कहते हैं कारनामा या किसी चीज का मुजाहरा, तो feats of strength के कैसे कारनामे जो है ताकत के, जैसे वेट लिफ्टर्स जो हैं वो वेट उठाते हैं तो ये भी एक फीट ऑफ स्ट्रेंथ है, ताकत का एक कारनामा है। तो वो नौजवान भी जो थे वो फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ
जो है शो किया करते थे यहाँ पर। एंड स्ट्रीट्स ऑफ आर्ट का मतलब इस मेले में कोई शोभदागर या जादूगर वगैरह भी जो थे आया करते थे और शोभदाबाजी या जादूगरी का मुजाहरा किया करते थे और लोग उसको भी इंजॉय किया करते थे। एंड स्टिल एज ईच रिपीटेड प्लेजर टायर्ड सक्सीडिंग स्पोर्ट्स द mirthful बैंड इंस्पायर्ड। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि जब इन सारे खेल तमाशों से लोगों का दिल भर जाया करता था तो सक्सीडिंग स्पोर्ट्स मींस इन खेलों के बाद, तो इन खेलों के बाद द mirthful बैंड इंस्पायर्ड, तो ये जो एक बहुत ही जबरदस्त म्यूजिकल बैंड जो था वो यहाँ पर जो है वो अपने नगमे सुनाया करता था। द डांसिंग पेयर that simply sought renown by holding out to tire each other down। तो डांसिंग पेयर यहाँ पर जो थे नौजवान जो थे वो फिर उन गीतों पर नाचा करते थे और रुका नहीं करते थे। वो देखते थे होल्डिंग आउट का मतलब जो है ना रुकना है, यहाँ पर होल्डिंग आउट टू टायर ईच अदर डाउन, के वो बगैर रुके बहुत देर तक जो है वो डांस किया करते थे ताकि देखते थे कि कौन जो है वो पहले थक कर जो है वो रुक जाएगा। द स्वेन मिसट्रस्टलेस ऑफ हिज स्मटेड फेस while secret laughter stuttered round the place। अब ये मंजर जो है एक ऐसा मंजर है जिसमें कोई नौजवान जो है उसके चेहरे पर जो है उसके शरारती दोस्तों ने जो है वो कालक लगा दी है, उसके चेहरे पर हाथ लगा लगा कर कि आज तो यार तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और अब उसको पता नहीं कि ऐसा करके जो उन्होंने मेरे चेहरे पर हाथ लगाया है तो उससे जो है मेरी नाक पर, मेरे मुंह पर, मेरे चेहरे पर जो है मुख्तलिफ जगहों पर कालक लग गई और मैं बड़ा अजीब सा लग रहा हूँ। तो वो नौजवान भी जो था इस मेले में घूम रहा होता था और लोग जो थे उसको देखकर जो थे वो समझ जाया करते थे कि इसके साथ किसी ने शरारत की है, लेकिन वो उसे बताते नहीं थे कि तुम्हारा चेहरा जो है वो उसके ऊपर कालक लगी हुई है। तो द स्वेन मिसट्रस्टलेस, स्वेन का मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्वेन का मतलब है नौजवान, देहाती नौजवान, और मिसट्रस्टलेस का मतलब है यहाँ पर बेखबर, मुकम्मल तौर पर बेखबर। किस चीज से? ऑफ हिज स्पॉटेड फेस, अपने चेहरे के हवाले से कि जिस पर कालक लगी हुई है। व्हाइल सीक्रेट लॉफ्टर स्टिटर्ड राउंड द प्लेस, और क्या होता था कि लोग जो थे वो चुपके चुपके हंसते थे, उसके सामने नहीं हंसते थे। अब यहाँ पर देखें सीक्रेट लॉफ्टर का मतलब भी जो होता है चुपके चुपके हंसना, और टिटर का मतलब भी जो है अपने हंसी को रोकना है, छुपाना है। तो देखें ये दोनों लफ्ज जो हैं एक दफा फिर जो हैं वो हम माना है और एक दूसरे को की मीनिंग को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ टॉटोलॉजी, ऐसा लफ्जों का इस्तेमाल जिसमें जो है हम माना अल्फाज को एक जगह पर रख दिया जाता है ताकि बाद में जो है थोड़ा वजन पैदा हो जाए। द बैशफुल वर्जिन sidelong looks of love, the matron's glance that would those looks reprove, the young girls who used to be there, they used to look at the young people with love, and their mothers who also used to be along with them, they used to look at their girls with reproving eyes just to keep them within their limits। उसके बाद वो कहता है कि these were thy charms, sweet village sports like these, with sweet succession taught even toil to please, कि ये वो खूबसूरतियां थी, ये वो दिलकशियां थी, ये वो खूबसूरत चीजें थी आप में जिससे यहाँ के रहने वाले जो थे उनकी मेहनत वाली जिंदगी भी जो थी उनके लिए खूबसूरत बन जाती थी। द स्वीट सक्सेशन का मतलब तवातुर से आना, एक खास जो है रिदम के साथ जो थे ये सारी खूबसूरत चीजें यहाँ पर हुआ करती थी। विद स्वीट सक्सेशन टॉट इवन टॉयल टू प्लीज, दीज राउंड द बावर्स द चीयरफुल इन्फ्लुएंस शेड, These were thy charms, but all these charms are fled। यानी कि ये वो खूबसूरतियाँ थीं, ये वो खूबसूरत मंजर थे जो कि तुम्हारे बावर्स को, तुम्हारे मैदानों को, तुम्हारी झोंपड़ियों को, तुम्हारे हर मंजर को खूबसूरत बना दिया करते थे। लेकिन अब ये सारे मंजर जो हैं, but all these charms are fled, अब ये सारे मंजर जो हैं वो चले गए हैं कहीं और। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रहने वाले जो हैं वो तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ एनक्लोजर और ड्यू टू द न्यू पॉलिसी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, जिसमें वो शीप फार्मिंग की तरफ रागिब हो गए हैं और ज़्यादा किसानों को जो है वो अपनी ज़मीनों पर काम करने नहीं देते। तो अब ये लोग जो हैं बेचारे, इनकी ज़िंदगी जो है इस नई पॉलिसी की वजह से और ज़्यादा जो है वो परेशान हो गई है, और लिहाजा दीज वर द चार्म्स बट ऑल दीज चार्म्स आर फ्लड, दीज वर द चार्म्स बट ऑल दीज चार्म्स आर फ्लड। अब फिर ओलिवर गोल्डस्मिथ कहते हैं कि ill fears the land to hastening ills a prey, where wealth accumulates and men decay। इल का मतलब तो बुराइयां है, आपको मालूम है, और फेयर का मतलब जो है घूमना फिरना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसी ज़मीन जहाँ पर जो है दौलत तो जमा होती है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोग जो होते हैं वो मुस्तफ़ीज़ नहीं होते हैं, उनको फ़ायदा नहीं पहुँचता है। तो होता क्या है कि इल फेयर्स द लैंड टू हेस्टनिंग इल्स अ प्रे,
कि ऐसी ज़मीन जो है वहाँ पर बुराइयां ही घूमती रहती हैं और वो जो है प्रे, PREY, प्रे का मतलब शिकार हो जाना है, तो वो जो है मज़ीद बुराइयों का, जराइम का और मुसीबतों का शिकार वो ज़मीन हो जाती है, नहूसतों का शिकार वो ज़मीन हो जाती है। वेयर वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मेन डिके, जहाँ पर दौलत तो जमा होती है लेकिन इंसान जो हैं वो कम होते रहते हैं, घटते रहते हैं। Princes and lords may flourish or may fade. A breath can make them as a breath has made. तो princes and lords may flourish or may fade. Flourish का मतलब किसी चीज का फलना फूलना, तरक्की पाना है। fade का मतलब कम होना है, घटना है। तो कह रहा है कि जहां तक शहजादों का और जो है लैंडलॉर्ड्स का ताल्लुक है, ये तो जो है बनते रहते हैं और जो है इनके ऊपर तो जो है उरूज ज़वाल आता रहता है, क्योंकि जो है a breath can make them as a breath has made. breath का मतलब है यहाँ पर ऑर्डर, के बादशाह का एक ऑर्डर जो है वो किसी को जो है फकीर से जो है अमीर बना देता है। और ऐसा ही जो है हुआ था जब ये ज़मीनें जो थी लोगों में बांटी गई थी इन लैंडलॉर्ड्स में, कि एक बादशाह ने ही जो है वो ऐलान किया था कि भाई इतना हिस्सा तुम्हारा है, इतना हिस्सा तुम्हारा है। लिहाजा वो कह रहा है कि प्रिंसेस एंड लॉर्ड्स में फ्लॉरिश और में फेड, अ ब्रेथ कैन मेक देम एज अ ब्रेथ हैज मेड। जैसा कि एक हुक्म ने इनको जो है ये सब कुछ बनाया है। लेकिन आगे वो कहता है कि बट अ बोल्ड पेजेंट्री देयर कंट्रीज प्राइड when once destroyed can never be supplied। कि ये जो पेजेंट्री है, जो काश्तकारी है, जो किसान हैं, वो एक मुल्क का जो है वो गुरूर होते हैं, वो फ़ख्र होते हैं, क्योंकि वो जो अनाज उगाते हैं, वो जो फसलें उगाते हैं, उससे उस ज़मीन की बेसिक ज़रूरियात पूरी होती हैं, लोगों को फूड मिलता है और वो लोग जो हैं खुश रहते हैं। तो लिहाजा अगर एक मुल्क की पेजेंट्री को ही जो है अगर आप तबाह बर्बाद कर देंगे तो when once destroyed can never be supplied, तो अगर एक दफ़ा ये तबाह हो गई तो फिर इसको जो है आप दोबारा जो है वो बहाल नहीं कर सकते। और यही जो है स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो हो भी रहा है कि ऐसे गांव जो कि शहरों में तब्दील हो गए, अब आप वहां पर कहाँ खेती बाड़ी कर सकते हैं। बड़ी तेजी से हमारे गांव भी जो हैं वो वहां पर जो हाउसिंग स्कीम्स बन रही हैं और जो मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से किसान जो है बेचारा वो महसूस करता है कि यार अब खेती बाड़ी में फ़ायदा नहीं है, लिहाजा मुझे इसे छोड़कर जो है किसी और काम की तरफ राग़िब होना चाहिए। तो वो इन तंग हालात की वजह से, इन मुश्किल हालात की वजह से जो है पेजेंट्री को छोड़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी ज़मीनें जो हैं वो बहुत कम से कम होती जा रही है जहाँ पर गल्ला या अनाज वगैरह उगाया जाए। तो लिहाजा क्या है कि वो दिन दूर नहीं है जबकि हम लोग भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में जो है ना आ सकते हैं। तो वी हैव टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस एडवाइस फ्रॉम सर ओलिवर गोल्डस्मिथ, और हमें भी जो है अपने किसानों को सपोर्ट करना चाहिए और उनको उनकी मेहनत का पूरा पूरा फल देना चाहिए। और जो गांव देहातों में जो लोग हैं उनको एजुकेशन देनी चाहिए, उनको जदीद जो है कॉन्सेप्ट्स कल्टीवेशन के, इरिगेशन के, एग्रीकल्चर के, उनसे आगाह करना चाहिए और उनकी लाइफ को बेहतर बनाना चाहिए। बिकॉज दैट इज़ हाउ societies grow, that is how countries remain prideful in the world. Thank you. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.